नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं। और हमने कल पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज उससे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ, यानी ये हमें दो संख्या दी है 306 और 657, इनका एचसीएफ हमें दिया है 9। एलसीएम इनका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, दो संख्याएं दी हमें 306 और 657, इनका हमें क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। वो कितना दिया है, 9, और एलसीएम हमको निकालना है। कल हमने एक पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था और वहां हमने जाना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ये हमने कल पढ़ा था। अब देखिए, दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी ये, हमारी दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी ये, यहां हल लिख लेते हैं। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, दो संख्या हो जाएंगी 306 और 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुणा 657, ये हमारी दो संख्या हो जाएंगी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, एचसीएफ हमें दिया है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ हमको 9 दिया है और एलसीएम हमको निकालना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 306 गुणा 657, ये देखिए इधर बराबर में है तो ये 9 भाग हो जाएगा, बराबर एलसीएम, ये हमारा यहां रहेगा। तो 9 से देखिए, मतलब 34 गुणा 657 बराबर में एलसीएम। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 कह सकते हैं 22,338, जो हमारा एलसीएम निकल के आया। एलसीएम कितना निकल के आया, 22,338 हमारा एलसीएम निकल के आया। इस प्रकार से हमको ये करने हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल किया था। देखिए, अगर मैं यहां बात करता हूं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक, इसको हम बोल सकते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर होंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 संख्याएं अवश्य होंगी, जरूर होंगी। जैसे आपने 10 के किए तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 5। आपने 20 के किए तो 20 के हो जाएंगे, यहां देखिए 2 गुणा 10, फिर 10 के कीजिए तो 2 गुणा 5। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, उसका इकाई का अंक 0 है, 0 पर समाप्त हो रही है वो संख्या, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर होंगे उसमें। तो यहां देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहां में दी है संख्या दी है 6 की घात n, हमें संख्या क्या दी है, 6 की घात n दी है। तो इधर देखिए, अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 2 गुणा 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणा 3 की पावर n हो जाएगी, तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n हो जाएगी। तो ये क्या निकले, इसके अभाज्य गुणनखंड निकले। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां 2 तो है, यहां पर 2 तो है, आप देख रहे हैं यहां संख्या 2 तो है, लेकिन संख्या 5 नहीं है, संख्या 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, चाहे आप n का कोई भी मान रख दीजिए, यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n, 6 की घात n के
अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है, संख्या 5 नहीं है, तो 6 की घात 6 की पावर n, 6 की घात n संख्या 5 से विभाजित नहीं है, नहीं है। तो आप देख सकते हैं संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है या उसका इकाई अंक 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 जरूर होंगी। अगर संख्या 2 और 5 हैं तो वो निश्चित तौर पे वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहां पर हमने जैसे ही 6 के अभाज्य गुणनखंड किए, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ 2 तो आ गया, संख्या 2 तो आ गई, लेकिन संख्या 5 नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, चाहे आप n का कोई भी मान रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है, तो संख्या 6 की घात n संख्या 5 से विभाजित नहीं है। इसलिए n के किसी मान के लिए 6 की घात n कभी भी 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। कोई एक मैदान का वृत्ताकार पथ है और यहां इसका ये आरंभिक बिंदु है और यहीं से सोनिया और रवि दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में इस मैदान का, और वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में। तो सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट। आगे देखिए, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी वो जो दोनों चलते हैं वो इसी स्थान एक ही स्थान से और एक ही समय से चलते हैं, एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितनी समय बाद वो दोबारा से यहां आकर के प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये समझना है हमको। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में और वहीं रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में, यानी रवि सोनिया से जल्दी एक चक्कर पूरा करता है और सोनिया थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है रवि की अपेक्षा। तो आप देखेंगे यहां जब दोनों ये एक साथ मिलेंगे तो कुछ ना कुछ चक्कर लगा चुके होंगे। यहां पर ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे, अब रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब है कि जब ये यहां आपस में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तो ये दोनों कुछ ना कुछ चक्कर लगा चुके होंगे। तो यहां देखिए, माना यहां आप लिखेंगे माना सोनिया x चक्कर बाद व रवि y चक्कर बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि माना जो सोनिया है वो x चक्कर बाद और रवि y चक्कर बाद, क्यों कि जब ये एक ही स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं, सोनिया वहीं ज्यादा टाइम ले रही है एक चक्कर पूरा करने में, रवि वहां थोड़ा कम टाइम ले रहा है, तो रवि चक्कर पहले पूरा करेगा, सोनिया थोड़ा चक्कर कम करेगी। तो ये दोनों एक स्पीड से नहीं चल रहे हैं, तो इनके जो चक्करों की संख्या है वो अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। तो माना सोनिया ने x चक्कर और बाद में रवि के y चक्कर हो गए और ये x चक्कर और y चक्कर बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। आगे देखिए,
अब यहां मैं बात करता हूं को ये दोनों, ये ध्यान से देखिए, ये चाहे चक्कर कितने भी लगाएं, यहां इस वृत्ताकार पथ में चक्कर कितने भी लगाएं, लेकिन ये दोनों जब मिलेंगे, इन दोनों का मिलने का जो समय है वो एक ही होगा। यहां देखिए, ये 18 मिनट में चक्कर लगा रही है सोनिया और ये 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो यहां पर जब ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, चाहे इन्होंने 12 बजे से शुरू किया चक्कर लगाना और ये मिलते हैं 1 बजे, तो दोनों को समय तो एक जैसा लगा एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर, लेकिन इनके चक्कर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां हम देख सकते हैं, तो यहां देखेंगे सोनिया को लगा समय, तो सोनिया को समय कितना लगेगा, वो लगेगा 18 गुणा एक्स। यहां सोनिया को यहां ऐसे लिख सकते हैं, सोनिया को कितना समय लगेगा, सोनिया को समय लगेगा 18 गुणा एक्स, यानी उसने कितने चक्कर लगाए, 18 मिनट, उसका एक चक्कर है। आगे देखिए, क्योंकि इन दोनों का जो समय है वो बराबर है, इसलिए बराबर आएगा किसका समय, रवि का। तो रवि को कितने चक्कर लगे, 12 गुणा वाई। ये क्या होगा, सोनिया को जो समय लगा वो कितना हो गया, 18 गुणा एक्स, यानी 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और ये चक्करों की संख्या हो गई। यहां देखिए 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है और ये चक्करों की संख्या हो गई। समय दोनों का बराबर है, तो हम लिख लेंगे यहां समय दोनों का क्या, समय दोनों का बराबर है। आप यहां देख पा रहे हो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और ये इसकी चक्करों की संख्या है। यहां रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में और ये उसके चक्करों की संख्या है, वाई उसके चक्करों की संख्या है। और हाँ, एक बात यह है कि जब ये दोनों एक ही स्थान से घूमना प्रारंभ करते हैं और एक प्रारंभिक स्थान पर दोबारा आकर मिलते हैं, तो जो इनको समय लगता है वो दोनों का समय एक ही होता है, दोनों का समय क्या है, बराबर होता है। तो यहां हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, हमारा कुल समय हो गया। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि ये जो कुल समय है ये 18 और 12 से विभाजित होगा। ये जो समय है, ये जो हमारा कुल समय है वो 18 और 12 से विभाजित होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो कुल समय है, कुल समय के 18 और 12 क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। तो आप यहां देख सकते हैं जो कुल समय के 18 और 12 क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो अब जो 18 और 12 हमारे पास आया है, इन्हीं से हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है, इन्हीं से हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो समय का मान बताए। तो कुल समय के 18 और 12 गुणनखंड होंगे। तो 18 और 12 जो जो संख्या है, 18 और 12 ये जो दो संख्या है, इन संख्याओं से हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 18 और 12 से विभाजित हो। अभी हम देख रहे हैं कि जो समय है वो 18 और 12 से विभाजित है, लेकिन समय का कोई मान तो दिया नहीं है कितना समय है, लेकिन हमें पता चला कि कुल समय के 18 और 12 गुणनखंड भी होंगे। तो 18 और 12 से हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों से विभाजित हो, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम और 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं 18 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के भी कर लेते हैं, ये इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर मैं 18 की बात करता हूं तो इसके हो गए 2 गुणा 3 की पावर 2, और 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ये इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था। जो कॉमन है उसको अधिकतम घात के साथ लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं। तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, सबसे पहले 2 कॉमन है तो अधिकतम घात के साथ लेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो इसे भी हम क्या लेंगे, अधिकतम घात के साथ लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाता है 4, गुणा 3 की पावर 2 हो जाता है 9, तो ये 9 चौको 36। जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 36। यानी ये 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। आप यहां लिख सकते हैं ये 36 मिनट बाद
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे।